गुड मॉर्निंग। सुबह का सभी को मेरा नमस्कार। तो साथियों, हमने कल डिस्कशन किया था कि हम पढ़ने वाले हैं प्रयोजन मूलक हिंदी। अब प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ने के लिए कल मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि प्रयोजन मूलक हिंदी में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। अब सबसे जरूरी चीज होती है प्रयोजन मूलक हिंदी में, वो होती है जिसका हम इसमें अध्ययन करेंगे, वो उसके प्रमुख बिंदु। तो प्रमुख बिंदु के रूप में मैं आपको दिखाना चाहूंगी, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। भाषा होती है इसमें। भाषा किसे कहते हैं? संचार भाषा किसे कहते हैं? सृजनात्मक भाषा किसे कहते हैं? कार्यालयीय भाषा किसे कहते हैं? और उस राजभाषा के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? मतलब पूरा हमारा जो वीडियो है, जो आपको हम देना चाह रहे हैं, वो भाषा के ऊपर से देना चाह रहे हैं। तो भाषा जो सप्त संपदा हमारी इसकी बनी है, जिसे हम कीवर्ड्स भी कहते हैं, कि इसकी जो पहली इकाई है, उस पहली इकाई में हमने सिर्फ भाषा को महत्वपूर्ण माना है। भाषा एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। भाषा कोई क्रिया नहीं है, भाषा कोई काम नहीं है, भाषा कोई कहना चाहिए कि आ, भाषा को जो मानवीय संवेदनाएं हैं, मानव की जो अंदर से फीलिंग्स निकल रही है, वो भाषा है। भाषा उसी का रूप है, उसके अलावा भाषा कुछ नहीं। भाषा के स्वरूप को देखते हुए भाषा में कई प्रकार की चुनौतियां आई हैं, कई प्रकार की संभावनाएं आई हैं। किस प्रकार भाषा को अग्रेषित किया जाए, किस प्रकार भाषा को आगे ले जाया जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे आज की पहली यूनिट पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारी पहली यूनिट में भाषा का स्वरूप, भाषा की अवधारणा, भाषा, संचार माध्यम का भाषा पर प्रभाव, राष्ट्रभाषा पर प्रभाव, कार्यालयीन भाषा पर प्रभाव और राजभाषा के प्रमुख कार्यों पर उसका प्रभाव। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा आप सभी के लिए, भाषा उत्पन्न कहाँ से? भाषा की शुरुआत कैसे हुई? किस प्रकार भाषा आगे बढ़ी? कैसे भाषा का अस्तित्व बना? तो भाषा जो शुरुआत हुई है, उसका जो स्वरूप हुआ है, वो क्या था? कहते हैं भाषा तो बच्चा माँ के घर में भी सीख ले। मैंने कल भी इस बात को रखा था आपके बीच में, मेरा आप कल का वीडियो लेक्चर सुनेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसे बालक गर्भ अवस्था से सीखता है। गर्भ अवस्था में उसने भाषा के स्वरूप को सीख लिया। भाषा का स्वरूप क्या था? अब हम भाषा के स्वरूप की बात करें कि भाषा का स्वरूप क्या होता है, तो भाषा का जो स्वरूप होता है, भाषा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती, निरंतर चल रही, कुछ नया लेकर चल रही है, नई चीजों को लेकर चल रही है, बस वो निरंतर बढ़ती जा रही। तो भाषा के स्वरूप को अगर हम एक्सप्लेन करें, अगर हम आपको बताएं, तो वो शुरू होता है ध्वनि से। ध्वनि, ध्वनि का मतलब आप समझ रहे होंगे, ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। ध्वनि भाषा की वह प्रक्रिया है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे इसे महसूस किया जा सकता है। अगर मैंने कहा राम, मैंने एक शब्द बोला राम, तो राम शब्द में जो ध्वनि आई है वो कौन सी आई है? ध्वनि को हम वर्ण के रूप में भी जानते हैं।
तो राम शब्द में अगर मैं आपसे पूछूं, राम क्या है एक शब्द? भाई बोर्ड पे अगर मैं लिखूं आपके लिए कि राम क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्विक आंसर आपकी तरफ से क्या होगा? राम एक शब्द है। अब राम शब्द में कितने अक्षर हैं, या राम शब्द में कितने वर्ण हैं, या राम शब्द में कितनी ध्वनियां निकल के आ रही हैं? जब उनका डिवीजन करते हैं ना, तो राम शब्द में हमारे दो अक्षर निकलते हैं। पहला अक्षर निकलता है आ, दूसरा अक्षर निकलता है माँ। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको, हिंदी भाषा के ऊपर अपनी कमांड जमानी है, तो प्रारंभिक नॉलेज बहुत जरूरी है। जब तक आपको ध्वनि वर्ण और अक्षर समझ में नहीं आएंगे ना, तब तक आप भाषा पे कमांड नहीं कर सकते। तो ध्वनि जो हमारी है, अब राम शब्द में हम ध्वनि को ढूंढते हैं। राम शब्द में मैंने रा रस्सी वाला लिया, वो एक हमारा अक्षर हो गया। और माँ मछली वाला लिया, वो एक अक्षर हो गया। अब रा में जो आ की मात्रा लिखी है, रा, हा। माँ में जो आ रहा है छोटा, कहते हैं ना स्वर जब भी आप बोलते हैं, कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता। व्यंजन बोलने के लिए आपको स्वर की जरूरत जरूर पड़ती है। तो जब आप व्यंजन बोल रहे हैं और आपको स्वर की जरूरत पड़ रही है, तो राम अक्षर में, राम शब्द में आ में तो बड़ा आ आपका स्वर आ गया, और माँ में छोटा हलंत के साथ स्वर आ गया। तो इसमें जो वर्ण निकले, जो ध्वनि निकली, वो कितनी थी? वो थी चार। कौन कौन सी? रा, आ, मा और आ। राम, राम। भाषा विज्ञान, मैंने कल भी कहा था आपसे कि हिंदी जो है ना, वो एक साइंस है, टेक्नोलॉजी है, पूरी की पूरी भाषा विज्ञान है। अगर शब्द आपके मुख के किस बिंदु से निकल रहा है, उन सब का लेखा जोखा है भाषा। तो शुरुआत मैंने उसकी ध्वनि से की है आपके बीच में, कि भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना शब्द है। भाषा का अर्थ होता है बोलना, ये अपनी बात कहना। अर्थात वह भाषा है जिसे बोला जाए, जिसे सुना जाए, जिसे महसूस किया जाए, जिसे शब्दों में बयां किया जाए, वो भाषा होती है। उसकी शुरुआत मैंने आपको बताई ध्वनि या वर्ण से। ध्वनि आप एक वर्ण मैंने आपको बताया था कि ध्वनि क्या होती है। ध्वनि होती है जो शब्द आपको कर्णगत, जो शब्द आपको सिर्फ सुनाई दे रहे हैं, जिन शब्दों का आप सिर्फ महसूस कर रहे हैं, उन्हें हम ध्वनि कहते हैं। जी हाँ, ध्वनि। अब ध्वनि की परिभाषा क्या हुई? जिससे खंडित ना किया जा सके, जो सिर्फ कर्णगत है, वह आपकी ध्वनि कहलाती है। अब मैंने भी एक शब्द और बताया था आपको, वर्ण। तो हम ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अच्छा, अगर मैं बोर्ड पे लिखती हूँ आपके सामने क ख ग घ ङ च, और मैं लिखती हूँ क ख ग आ पा सा न हा, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में क्या अंतर बताएंगे आप? आपका अंतर होगा इसमें से, अगर मैंने लिखा है का, ख, ग, घ, ड, तो ये वर्णमाला है। और अगर मैंने लिखा है का, ख, आ, मा, सा, छा, जा, कुछ भी जो मेरे मन में आया वो ये सिर्फ अक्षर है। अब कहते हैं ना हिंदी में 52 अक्षर होते हैं। हिंदी में जो 52 अक्षर होते हैं, वो 52 कैसे होते हैं? अगर वो व्यवस्थित क्रम में है, वर्णमाला क्या कहलाती है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अगर आपका वो वर्णमाला जो है वो व्यवस्थित क्रम में है, तो वो कहलाएगा आपका वर्ण। और अगर वो अव्यवस्थित क्रम में है, कहीं भी कुछ भी लिखा है, कहीं का लिखा है, कहीं खा लिखा है, कहीं गा लिखा है, कहीं घा लिखा है, कहीं डा लिखा है, कहीं चा लिखा है, कहीं पा लिखा है, कहीं भी कुछ एक्स वाई जेड, वो सब क्या है? आपका अक्षर है। क्लियर? तो मैंने अभी जो आपसे बात की है, वो मैंने बात की है तीन बात। हम भाषा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भाषा की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? ध्वनि से। ध्वनि किसे कहते हैं?
ध्वनि जिसे खंडित ना किया जा सके, जो सिर्फ कर्णगत हो, जो आपको सिर्फ सुनाई दे रही, जिसको आप महसूस कर रहे हो, उसे लिखा नहीं जा सकता। ध्वनि को लिखा नहीं जाएगा। ध्वनि जो साउंड आपने मैंने भी बताया था आपको कि बच्चा जब पैदा होता है, उसका जन्म होता है, पृथ्वी पर आता है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसके रोने की आवाज, क्यों? क्योंकि जो साउंड निकल रहा है, जो रोने का साउंड निकल रहा है, जो रोने की आवाज निकल रही है, उससे ही पता चलेगा कि बच्चा जीवित है, बच्चा इस संसार में सरवाइव करने के लायक है। अगर वो ध्वनि ही सुनाई नहीं देगी तो अब उस ध्वनि को क्या किया हमने? महसूस ना। उस ध्वनि को सिर्फ हम महसूस कर सकते, उस ध्वनि को लिखा नहीं जा सकता। रोने की आवाज को लिखने में तो मुझे बहुत दिक्कत आएगी ना। रोने की आवाज, बच्चा रो रहा है, सेंटेंस तो बन गया, लेकिन जो रोने की आवाज आ रही कई प्रकार की होती है। कोई बच्चा एकदम तेज आवाज में रोता है, कोई बच्चा थोड़ा स्लो आवाज में भी रोता है, कोई बस करके बात खत्म कर, लेकिन रोता तो है, ध्वनि तो है। मेरा कॉन्सेप्ट समझते जाना, जब तक आपको प्रारंभिक शिक्षा समझ में नहीं आएगी, मैं इस बात को बार बार रिवाइज कर रही हूँ, तब तक आगे के कॉन्सेप्ट समझने का कोई इश्यू नहीं। तो रोना जो साउंड है, उसे कहते हैं ध्वनि। ध्वनि जिसे आप खंडित ना कर सके, जिसे आप लिख ना सके, जिसे सिर्फ एहसासों में लाया जाए, जिसे सिर्फ समझा जाए, वो कहलाती है हमारी ध्वनि। उसके बाद आती है वर्ण। तो जो ध्वनि है उसे ही हम वर्ण कहते हैं, लेकिन जब वो वर्ण वाला होती है, देखना कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वर्ण जो होता है वो ध्वनि का ही एक रूप है, लेकिन जब वो व्यवस्थित क्रम में होगा तो वो वर्णमाला हो जाएगी, और जब वो अव्यवस्थित क्रम में होगा तो वो अक्षर हो जाएगा। दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग है। वर्ण एक अलग चीज है, अक्षर एक अलग चीज है। तो वर्ण क्या है? जब वो ध्वनि के रूप में कार्य कर रहा है तो वो वर्ण कहलाएगा। और वर्णमाला क्या है? जब आपके अक्षरों का समूह या आपके वर्णों का समूह व्यवस्थित क्रम में लिखा हुआ हो तो वो आपका वर्णमाला कहलाता है। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा सीख रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं भाषा को, भाषा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? हमारी वर्ण। अब बात करते हैं हम वर्णमाला। मैंने बताया वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब वो प्रॉपर लिखा हो, अगर स्वर भी लिखे हैं तो स्वर भी वर्णों के व्यवस्थित क्रम में लिखे होना चाहिए। आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा, ई, बड़ी, ए, आई, ओ, औ, अम, अह बगल में दो बिंदु। ये आपकी वर्णमाला। अगर हम बात करते हैं व्यंजनों की, तो का वर्ग। का वर्ग शुरू कहां से होता है? का, खा, गा, गा, डा। चा वर्ग। चा, छा, जा, झा, उआ या खा। ता वर्ग। ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग। पा, फा, बा, भा और मा। जब ये व्यवस्थित क्रम में लिखे हो, एक अक्षर के बाद दूसरा अक्षर बना हो, तब इसे कहते हैं वर्णमाला। अच्छा, अगला पॉइंट मेरा आपके लिए है, अक्षर किसे कहते हैं? वर्णमाला तक का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अक्षर किसे कहते हैं? तो अक्षर कहलाता है जब यही वर्ण, जो वर्णमाला मैंने आपको सुनाई, अव्यवस्थित क्रम में रखी हो, यही वर्णमाला जब अव्यवस्थित क्रम में रखी हो तो उसे कहते हैं हम अक्षर। जैसे का, आ, मा, चा, छा, जा, ऊ। मतलब इनमें कोई व्यवस्थितता नहीं है। कहीं मैंने स्वर को लगा दिया है, कहीं मैंने व्यंजन को लगा दिया, किसी को भी कहीं से भी ऐड कर दिया, तो ये थोड़ी वर्णमाला हुई। ये हो गया हमारा अक्षर। और इसे शॉर्ट में समझे
तो जो वर्णमाला और अक्षर हमारी है ना, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, दोबारा इस एग्जाम्पल को हम रिवाइज करते हैं। राम। राम जो है शब्द है। जब हमने ध्वनि सीखा, ध्वनि से हमने वर्ण बनाना सीखा, वर्ण से मैंने अक्षर बनाना सीखा, और अक्षरों को मिलाकर जो समूह बना, वो कहलाया हमारा शब्द। तो राम क्या है? राम एक शब्द है। राम एक शब्द। अब आपसे पूछा जा रहा है कि राम उस शब्द में कितने वर्ण हैं, कितने अक्षर हैं? जी हाँ, राम शब्द में 2 अक्षर है। एक है हमारा रा शब्द। रा अक्षर, शब्द नहीं। शब्द कैसे हो जाएगा? रा सिंगल है ना, तो रा हमारे यहाँ क्या अक्षर होगा? अक्षर। माँ क्या होगा? हमारा दूसरा अक्षर। तो राम शब्द में 2 अक्षर है। अच्छा, वर्ण और ध्वनि कितनी हुई इसमें? तो राम शब्द में 4 वर्ण है। कैसे हुए 4 वर्ण? रा, आ। रा एक अक्षर, और जो बड़ा उसमें मात्रा लगी है, वो ध्वनि है। वो साउंड हो रहा है ना, वो बढ़ रहा है ना, वो ऊपर जा रहा है, तो वो वर्ण हो जाएगा। तो रा, और दूसरा वर्ण हो गया हमारा आ। तीसरा वर्ण हो जाएगा हमारा माँ। अब माँ में जो हलंत के साथ आ लगा हुआ है, वो हो जाएगा हमारा चौथा वर्ण। ठीक है, राम शब्द में कितने अक्षर हुए? 2 अक्षर। वर्ण कितने हो गए? 4 वर्ण हो गए। लगता है मुझे आपको प्रारंभिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब भी कोई भाषा बनती है, तो वो ध्वनि ऑब्लिक वर्ण ऑब्लिक अक्षर से मिलकर बनती है। अब हम अक्षरों की बात करते हैं, तो अक्षरों को हमने 2 डिवीजन में बांट रखा है, 2 भागों में बांट रखा है। एक आपका हो जाता है स्वर, दूसरा आपका हो जाता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिन्हें बोलने में किसी भी प्रकार की दूसरे वर्णमाला की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर होते हैं। अच्छा, परंपरागत रूप से स्वरों की जो संख्या है, वो आपकी 11। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 होती है, और उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 10 होती है। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11, और उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 10 होती है। तो जी हाँ, इस प्रकार स्वर और व्यंजनों ने मिलकर पूरी की पूरी वर्णमाला को बनाया। स्वर और व्यंजन के माध्यम से ही हमने वर्णमाला को सीखा। स्वर मैंने आपको बताया परंपरागत रूप से 11 होते हैं, वही व्यंजन आपके 39 होते हैं। 39 व्यंजनों में और 11 स्वर, 2 द्विगुण व्यंजन, सबको मिलाकर आपके अक्षरों की संख्या 52। हिंदी में 52 अक्षर होते हैं। उसके बाद इन सब से मिलकर बनता है शब्द। शब्द और शब्दों के मिलकर बनता है एक पद। जैसे मैंने कहा, राम।